स्वागत है आपका उत्तर लेखन की इस क्लास में। आज हम सीजीपीएससी को लेकर बात करने वाले हैं और साथ में सीजीपीएससी के उन 3 कंडीशंस पर बात करेंगे जो महत्वपूर्ण कंडीशंस हैं हमारा मेंस, इस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सीजीपीएससी एग्ज़ाम को लेकर अगर हम बात करें तो 3 स्टेजेस हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। ठीक यही स्टेज सिविल सर्विसेज में भी है यूपीएससी को लेकर, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। सबसे अहम होता है इन सिविल सर्विसेज में मेंस की जो हमारा टॉपिक्स होते हैं वो, क्योंकि यही निर्धारित करते हैं आपके पोस्ट को और यही निर्धारित करते हैं कि आपके सिलेक्शंस के कगार कितने हैं। मेंस में उत्तर लेखन की शैली काफ़ी अहम एवं महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि उत्तर लेखन की शैली एक आधारभूत शैली मानी जाती है और आधारभूत शैली का मतलब ही होता है कि जो आपको सिलेक्शन के उस अंतिम एवं लास्ट स्टेज तक पहुंचाए। उत्तर लेखन शैली में हमको किन किन तथ्यों का ध्यान रखना चाहिए, या यूँ कहें कि हमको अच्छा उत्तर लेखन क्या होनी चाहिए, हमारी शैली कैसी होनी चाहिए आंसर राइटिंग करते समय, चाहे वो पवेट के मामले में हो, पॉलिटिकल्स के मामले में हो, ज्योग्राफी, इकोनॉमी या फिर किसी भी अनदर सब्जेक्ट्स के मामले में। सभी सब्जेक्टों को कॉन्फ़िगर करेंगे, एक आध दो प्रश्न भी लेंगे, साथ में हम अध्ययन करेंगे कि कैसे हम इसको उत्तर लेखन को बेहतर कर सकते हैं। तो अच्छा उत्तर लेखन के लिए हमको क्या करना होगा, ये सबसे पहले हम कॉन्फ़िगर करेंगे आज। एक अच्छा उत्तर लेखन के लिए हमको किन किन तथ्यों को एवं किन किन शैलियों को विकास करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम एक प्रश्न लेंगे और उस प्रश्न को फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं किसी भी टॉपिक से एक सब्जेक्ट ले लेता हूँ, सब्जेक्ट से कोई एक टॉपिक के क्वेश्चंस ले लेते हैं। हम मान लेते हैं हमने लिया सुशासन क्या है। सुशासन क्या है समझाइए, या यहाँ पे इस शब्द के बदले आ जाता है विस्तार कीजिए या वर्णन कीजिए या प्रस्तुति दीजिए, एनीथिंग कोई सा भी आ सकता है इसमें। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले उत्तर लेखन की जो बेस्ट शैली होनी चाहिए हमारी क्या होनी चाहिए, प्रश्न की आवृत्ति को सही तरीके से समझिए। प्रश्न क्या कह रहा है और किस संदर्भ में बात की जा रही है। इसमें सबसे पहले यही कहा जा रहा है कि या तो समझाइए कहा, या विस्तार कीजिए, वर्णन कीजिए, प्रस्तुति कीजिए। जिसमें से मैं एक टॉपिक ले लेता हूँ, सबसे पहला समझाइए। तो मुझे क्या समझाना है गाइज, यहाँ पे मुझे समझाना है केवल और केवल सुशासन को, ई गवर्नेंस को समझाना होगा। ठीक, जहाँ पे मैं सुशासन को क्या करूँगा, क्लासिफाइड करूँगा, तो उसके कई अलग अलग कड़ी को लेकर बात करूँगा। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक सिनॉप्सिस तैयार करूँगा। सिनॉप्सिस में क्या, सबसे पहले तो मैं इस समझाइए शब्द को डिफाइन करूँगा, फिर इसके बाद किसके संदर्भ में बात की जा रही है। जैसे सुशासन के शब्द संदर्भ में बात की जा रही है तो सुशासन के संदर्भ में बात करते हुए लिख लेंगे इसको। ठीक, इसी तरह से अगर हम ज्योग्राफी में बात कर सकते हैं तो ज्योग्राफी में मैं एक क्वेश्चन ले लेते हैं, भारत की भूगर्भिक संरचना को समझाइए। भूगर्भिक संरचना को समझाइए। तो देखिए यहाँ पर एकदम सिंपल सा सवाल पूछा जा रहा है मुझसे। क्या पूछा जा रहा है कि आपको केवल समझाना है, क्या करना है, मुझे केवल समझाना है। किस चीज़ को समझाना है, तो भूगर्भिक संरचना को समझाना है। किसकी भूगर्भिक संरचना को समझाना है, तो भारत की भूगर्भिक संरचना को समझाना है। इज़ दैट क्लियर? ये पॉइंट एकदम क्लियर हो गया कि हमको क्या समझाना होगा। तो यहाँ पे जो मैं सिनॉप्सिस बनाऊँगा, उस सिनॉप्सिस में अब इससे जुड़े हुए जितने भी शब्दावली हैं, कंटेंट हैं, उन कंटेंटों को उठाकर मैं डालूंगा इसमें। ठीक है गाइस, तो देखिए हम कैसे कंटेंट तैयार करते हैं, सिनॉप्सिस तैयार करते हैं। एक क्वेश्चन को जब क्लासिफाइड करते हैं तो उसको किस तरीके से हम प्रस्तुतिकरण दे सकते हैं, वो सारे पॉइंट्स को हम बात करेंगे। देखिए सबसे पहले क्वेश्चंस की जो आवृत्ति होना चाहिए, मेरे हिसाब से 3-4 सर्कल में बांट लेते हैं उसे। उत्तर लेखन में कोई भी जब प्रश्न देखते हैं हम, तो उस प्रश्न के लिए हमको सिनॉप्सिस तैयार करना है और कंटेंट क्या होनी चाहिए हमारे, यह निर्भर करता है उस प्रश्न की शैली पर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके सर्कल को लेकर। ठीक है गाइस, सर्कल यानी कि परिधि।
हम यूँ कर सकते हैं कि इसको हम डिफ़ाइन कैसे करेंगे। डिफ़ाइन लिख देते हैं, सबसे बेहतरीन ऑप्शन होगा डिफ़ाइन करना। हम इसको डिफ़ाइन कैसे करेंगे, ठीक है, पहला, ठीक है। दूसरा, प्रश्नों में जो पूछा गया है उसका अनुपात हमको लेना होगा। तो अनुपात के लिए हम क्या करेंगे, एक बैलेंस शीट तैयार करेंगे समानुपात के आधार पर। मतलब न तो हमको बहुत ज़्यादा बताना है और ना ही बहुत कम बताना है, ठीक है। इन दोनों के अलावा एक तीसरा पॉइंट बनता है फैक्ट का। फैक्ट को लेकर क्या हम उत्तर लेखन में अपने फैक्ट का इस्तेमाल करें, और अगर करेंगे तो कहाँ करेंगे, इस पॉइंट पर भी हम बात कर सकते हैं फैक्ट को लेकर, तथ्यों को लेकर, ठीक है। ये तीन हमारे उत्तर लेखन की क्या होनी चाहिए, एक आधारभूत स्तंभ होना चाहिए, तथ्य होना चाहिए। साथ में हमको जो शैली है, अब देखिए इन सभी को लिंक करना होगा तो हमको भाषा की आवश्यकता पड़ेगी। ये तो हिंदी मीडियम है तो हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश मीडियम में। तो भाषा की जो पकड़ होनी चाहिए, हमारी लैंग्वेज की जो पकड़ होनी चाहिए वो कैसा होना चाहिए वो देखेंगे एक पॉइंट पे, ठीक है। और भाषा के बाद फिर सभी को एक लिंक करेंगे, ठीक है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, प्रेजेंटेटेड करेंगे, प्रेजेंटेशन देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रस्तुतिकरण, ठीक है। एक उत्तर लेखन की शैली में मेरे हिसाब से इतने फैक्टों का होना सफिशिएंट है, ठीक है। कैसे होगा समझेंगे इसको। जब भी हम उत्तर लेखन करते समय हमको ये ध्यान रखना होगा कि उसका इंट्रो किस आधार पे दिया जाए। जैसे अगर वो आपसे जो चीज़ पूछ रहा है केवल आप वो चीज़ बताएं। मैं इस चीज़ को थोड़ा समर्थन ज़्यादा करूँगा, ठीक है। प्रश्न में जो पूछा गया है वह चीज़ ही बताएं, केवल वही चीज़ ही डिफ़ाइन करें, वही डिफ़ाइन करें, परिभाषित करें, उससे अधिक ना उससे कम डिफ़ाइन करें। कई बार क्या होता है कि जब हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं, पढ़ा तो मैंने बहुत सारा है, मान लेते हैं कि मैंने किसी भी एक टॉपिक पे, एक बेहतरीन टॉपिक पे पॉइंट बना लिया है, मान लेते हैं मैंने भारत के प्राकृतिक विभाजन को पूरे अच्छे तरीके से पढ़ लिया। अब उसमें आ गया है क्या, हिमालय के उत्थान की प्रक्रिया को बताइए। तो ऐसा होता है क्या, देखिए पूरा सवाल भारत के हिमालय के प्राकृतिक विभाजन से भी नहीं आया हुआ है, ठीक है। उसमें केवल और केवल क्या पूछ रहा है, उत्थान की प्रक्रियाएं पूछ रही हैं। तो हम क्या करते हैं, हम जितना पढ़े हैं उनको निकालने की कोशिश करते हैं वहाँ पे, क्योंकि प्रश्न तो ऐसा है ही नहीं, तो हम इस चीज़ को कॉन्फ़िगर नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे इसीलिए ध्यान रखना होगा हमें कि भाई जो प्रश्न पूछा गया है केवल वही बताएं, उससे अधिक न बताएं। और ये मान के चलिए कि एग्ज़ामिनर जो है वो आपसे अधिक ही जानता है, तभी तो एग्ज़ाम ले रहा है। तो आप उसको सब कुछ बताने की कोशिश ना करें, वो बताइए जो वो पूछ रहा है, ठीक है। तो इससे हमको क्या बन जाता है, हमारे जो आंसर राइटिंग है उसमें समानुपात बन जाता है, पैरेलल फॉर्म में। हमेशा याद रखिएगा, प्रश्न की जैसी आवृत्ति होगी वहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, रेशियो लेना पड़ेगा। जैसे कई शब्द आ जाते हैं, समालोचनात्मक व्याख्या कीजिए या आलोचना कीजिए, तो हमारी जो नोट्स होती हैं जहाँ पे राइटिंग करते हैं उसमें क्या होते हैं, काफ़ी सारे नेगेटिव पॉइंट जुड़ जाते हैं। हम यही सोचते हैं कि हमको तो आलोचना करना है और आलोचना करते ही रहना है। दरअसल इन शब्दों का अर्थ को समझना है हमको, ठीक है। कि समालोचनात्मक कह रहा है, इसका मतलब क्या कहेगा, इस हमको एक पैरेलल फॉर्मेट में लेके जाना है जहाँ पे पूरी आलोचना भी नहीं करनी है और उसकी विशेषताओं के साथ हमको खेलते हुए चलना है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ता है, हमको बैलेंस बनाना पड़ता है। जैसे कभी कभी ये बैलेंस क्या कीजिए, जैसे यहाँ पे निगेटिव पॉइंट की बात ही नहीं होती, चीज़ें पॉजिटिव ही होती हैं, उस पॉजिटिव में आपको बैलेंस्ड बनाना होता है। जैसे हम यहाँ पे ले सकते हैं 50-50 का रेशियो, 60-40 का रेशियो, 75-25 का रेशियो। जैसे अगर हम किसी पॉइंट पर बात कर रहे हैं, अगर उसमें हमको आलोचना भी करना है तो हम ऐसा बोलेंगे कि भाई ये ऐसा होते हुए इसका इफ़ेक्ट ये हो सकता है। मतलब क्या कि हमने उसमें निगेटिव पॉइंट नहीं डाला, ठीक है, लेकिन हाँ पॉजिटिव पॉइंट का कुछ व्यू हमको निगेटिव संदर्भ में देखने को मिला। तो पूर्णतः निगेटिव नहीं आया, पॉजिटिव का निगेटिव आया और निगेटिव का सामान्यतः पॉजिटिव आया। तो इनको दोनों को बैलेंस्ड बना के चलना होता है। इस तरह से प्रश्नों में हम इस चीज़ को कर सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि फैक्ट को लेकर, तथ्यों को लेकर, कि तथ्यों में जो वेटेज है वो कैसे डालें। कई बार क्या होते हैं कि हम इतना ज़्यादा फैक्ट देते हैं कि यहाँ पर क्या डेफिनेशंस और समानुपात की बात ही नहीं ख़त्म हो जाती है, और ख़ासकर CGPSC में ये अधिकांशता हुआ है, ठीक है।
तो फैक्ट को भी उतना अधिक देना है महत्व, लेकिन उतना अधिक नहीं देना है कि केवल आपकी किताब में फैक्ट ही फैक्ट नज़र आए, कहीं से वो लिंकिंग की प्रस्तुतिकरण ना हो। ठीक है, हाँ, इससे फैक्ट्स क्या होता है, वेटेज बढ़ता है, लेकिन इससे सटीकता का भी अनुमान होता है, क्योंकि आप फैक्ट को हवाई बात नहीं कर सकते। आपको जब ट्रूथ पता हो तभी आप इस चीज़ को क्या करें, उसमें जोड़े, अन्यथा इस फैक्ट को लेकर बात नहीं करें आप। ठीक है, दूसरी बड़ी बात क्या होती है, तथ्यों से वज़न बढ़ता है। वज़न बढ़ने का मतलब होता है कि ऐसा आभास हो जाता है कि भाई आपने ठीक ठाक स्टडी किया हुआ है और आपने कम शब्दों में बेहतर से बेहतर तथ्यों को देने की कोशिश किया हुआ है। तो इस तरह से हमको तालमेल मिलाना चाहिए भाषाओं को लेकर। ठीक है गाइस, तथ्यों को लेकर। फिर इसमें हम भाषा का समावेशन कैसे कर सकते हैं भाषा के तथ्यों को लेकर। सबसे पहले यही बात है कि जो भाषा है वो आपकी सुस्पष्ट होनी चाहिए। यदि आप हिंदी भाषी हैं तो हिंदी मीडियम के आधार पर ही जो शब्द होते हैं, वर्तनी होते हैं, उनको ध्यान में रखिए आप। ठीक है, शुद्धता होनी चाहिए आपके शब्दों में। और तीसरी बड़ी बात जो है, भाषा तथ्यों के आधार पर यदि आप चाहते हैं तो मैपिंग बनाकर भी कर सकते हैं चीज़ों को। जैसे अगर ज्योग्राफी कुछ चीज़ें आ गई या फिर कुछ ऐसे प्रोपोर्शंस आ गए, जैसे छत्तीसगढ़ को लेकर आ गए, तो उनमें आप क्या कर सकते हैं, डायग्राम का यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन इतना भी यूटिलाइज नहीं करना है कि आपके पास समय कम पड़ जाए। तो इस चीज़ को भी हम देख सकते हैं, मैप को यूटिलाइज कीजिए, ये बेहतर होता है। यहाँ पर भाषाओं के आधार पर एक शुद्धता मिल जाती है। और लास्ट जो अंतिम पॉइंट होता है गाइज हमारा प्रस्तुतिकरण का, जब हम किसी प्रश्न को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर प्रस्तुतिकरण में हमको क्या करना पड़ता है, सभी चीज़ों का एक प्रवाह, फ्लो चार्ट बनना चाहिए। जैसे मैंने अगर किसी क्वेश्चंस को लिया तो मैं वही चीज़ लिखूं जो मुझसे पूछ रहा है। अब इसमें वही चीज़ लूँ जो पूछ रहा है, तो ये एक फ्लो की तरह होना चाहिए जो सभी के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशंस में बैठना चाहिए। जैसे अगर मैंने कहा भारत की भूगर्भिक संरचना को समझाइए, तो यहाँ पर मुझे केवल समझाना है, तो अब मैं जो प्रस्तुतिकरण देना होगा तो क्या देना होगा, तो भूगर्भिक संरचना कहीं न कहीं चट्टान से लिंक है। अब चट्टान में क्या होना चाहिए, अब चट्टान के बारे में ही आप बहुत अधिक नहीं बता देंगे। ठीक है, आपने चट्टान पढ़ा, कुछ भी पढ़ा, तो यहाँ पे आपको रुकना होगा समय के साथ। वो केवल भूगर्भिक संरचना के बारे में पूछ रहा है, आप वो बताइए। तो यहाँ पे उसको बैलेंस लेना है कि क्या है, चट्टान निर्माण की प्रक्रिया कैसी होगी और उसकी विशेषता कैसी होगी, और उसमें हम तथ्यों को लेकर शामिल कर लेंगे। फिर यहाँ पे जो हमने कहा भाषा को लेकर, तो इसकी शुद्धता हमको हमेशा ध्यान में रखनी होगी कि भाषा में किस किस तथ्यों की हम समावेशन करें और उसको किस तरह से प्रवाह करें। तो ऐसा एक धारा प्रवाह की तरह आपकी शब्दावली होना चाहिए। ठीक है गाइस, चूँकि देखिए 2 से 3 बातें और याद रखनी होगी इसमें। जब भी हम उत्तर लेखन की शुरुआत करते हैं तो हम समय को ध्यान नहीं रख पाते हैं, और समय सबसे अनमोल चीज़ होती है यहाँ पे। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें, एक पेपर में हमको 5000 शब्द लिखना होगा, एक पूरे पेपर की बात कर रहा हूँ मैं, 5000 शब्द लिखना होगा। समय है मेरे पास 3 घंटा यानी 180 मिनट। ठीक है, तो 180 मिनट है, जिसमें से मान के चलिए 20 मिनट तो आपका इधर उधर में समय चला जाता है, बचता है आपके पास 160 मिनट, और 160 मिनट में आपको 5000 शब्दों का समावेशन करना होगा। तो क्या होता है कि शुरुआती दौर के जब हम प्रश्न सॉल्व करते हैं वो हम स्ट्रॉन्गर करते हैं, कहने का मतलब है सोच सोच के, समझ समझ के चीज़ों को करते हैं, लेकिन आगे चलकर हमारे पास समय की आवश्यकता कम हो जाती है, क्योंकि हमने शुरुआती प्रश्नों पे ज़्यादा ध्यान दे दिया। अब हमारे पास प्रश्न की संख्या विस्तार से बढ़ी हुई है और समय हो गया है कम। तो इस चीज़ को शुरू से ही बैलेंस बना के रखिए। ये बैलेंस तभी बनता है जब आप सभी प्रश्नों का, जो बड़े क्रम के प्रश्न हैं, उन जैसे 8 नंबर हो गया आपका, 10 नंबर हो गए, 15 नंबर के प्रश्न हो गए, तो इनमें आप क्या कीजिए, अगर सिनॉप्सिस का क्रम तैयार कर लेते हैं तो वो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो उत्तर लेखन शैली में जब भी हम उत्तर लिखें, इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखकर ही सिनॉप्सिस बनाएं, और सिनॉप्सिस बनाने के बाद फिर हम आंसर राइटिंग करें। आई होप इस वीडियो से आपको उत्तर लेखन शैली में कुछ तो मदद मिलेगी।